हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल रिवीजन सीरीज में क्वांट का लेक्चर नंबर 8। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आ जाए हैं तो कृपया करके वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं बट अभी तक उन्होंने चैनल को फॉलो नहीं किया तो वो भी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा जी। ठीक है, हमारे पास दो टाइप का स्टेनलेस स्टील है जिसमें क्रोमियम और स्टील की रेशियो हमें गिवन है। पहले में क्रोमियम और स्टील की रेशियो कितनी है 2:11 और दूसरे में कितनी है 5:21। हमें इन दोनों को मिक्स करके एक नया स्टेनलेस स्टील बनाना है जिसमें क्रोमियम और स्टील की रेशियो कितनी होगी 7:32 होगी। तो बहुत सिंपल सा इसमें एलिगेशन का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जी। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इसमें? हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं जी। ठीक है जी। तो उसके लिए हम किसी एक चीज की क्वांटिटी को पिक करेंगे। मैं क्रोमियम की क्वांटिटी को पिक करता हूं। पहले में क्रोमियम कितना होगा जी 2/13 और दूसरे में क्रोमियम कितना होगा जी 5/26। इन दोनों को मिक्स करके जो नया स्टेनलेस स्टील बना उसमें क्रोमियम की क्वांटिटी कितनी है जी 7/39। उसके बाद हमने एलिगेशन के अकॉर्डिंग को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके ये बनेगा 5/26 माइनस 7/39 और ये सब्ट्रैक्ट करके कितना बनेगा 7/39 माइनस 2/13 बने। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा जी 78, तो 15 माइनस 14, यहाँ पे एलसीएम कितना रहेगा 39, तो यहाँ पे बनेगा 7 - 6। ठीक है जी। तो ये माइनस करके हमारे पास आ गया 1/78 और ये हमारे पास क्या आ गया जी 1/39। तो हमारी रेशियो क्या बनेगी जी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1/78 और 1/39 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रेशियो आ जाएगी 39:78 मीन्स 1:2 हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन सी। तो बहुत सिंपल सा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक हमने 7,000 रुपए का सम डिवाइड करना है जी एबीसी में, और किस तरीके से डिवाइड करना है जिसमें ए और बी का शेयर किस रेशो में होगा 2:3 में होगा और बी और सी का शेयर किस रेशो में होगा 4:5 में होगा जी। तो बी का शेयर बताना है। तो ये रेशो का सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे जिसमें हमें एबीसी की रेशो चाहिए पहले। तो सबसे पहला स्टेप हम एबीसी की रेशो निकालते हैं जी। हमें ए और बी की और बी और सी की अलग अलग रेशो गिवन है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। सबसे पहले ए और बी का कितना गिवन है हमें 2:3, बी और सी का कितना गिवन है 4:5, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्पेस खाली है वहां पे 3 और यहाँ पे जो स्पेस खाली है यहाँ पे 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जी सबको। तो मल्टीप्लाई करने पे ये मिलता है 8, ये मिलता है 12 और ये मिलता है हमें 15। 8, 12, 15। तो रेशो कितनी आ गई जी हमारे पास एबीसी की 8, 12, 15। और हमें शेयर किसका बताना है जी क्वेश्चन के मुताबिक बी का शेयर बताना है जी। तो बी की वैल्यू निकालते हैं जी। बी का शेयर बनेगा 12/35 इंटू 7,000। ठीक है जी। कटिंग करने पे ये कितना आ गया 200 और सॉल्व करने पे कितना आएगा 2400। तो बी का शेयर कितना बना जी 2400। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी ऑप्शन ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हाँ जी, टी 126 पर केजी एंड 135 पर केजी, इसको मिक्स किया हमने थर्ड वेराइटी के साथ। एक तीसरी वेराइटी की टी है, किस रेशो में मिक्स किया हमने 1:1 और मिक्स करने पे जो मिक्सचर बना जी उसकी कॉस्ट कितनी है 153 पर केजी। तो हमें थर्ड वेराइटी की कॉस्ट बताना है। बहुत ही बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो अब इसका अगर आप कोई आंसर याद करना चाहे तो आंसर भी याद कर सकते हैं। ये वैल्यू ऐसे ही बार बार रिपीट होती है। इसका आंसर है 175.5। बट मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं जी। रेशियो के कॉन्सेप्ट से हम इसको करेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 वेराइटीज हैं। लेट्स से ए बी सी 3 वेराइटीज का नाम है जी। पहले वेराइटी जो है उसकी कॉस्ट कितनी है 126, दूसरे की 135 और तीसरे की एक्स एज्यूम कर लेते हैं, पता नहीं कितना है। ठीक है, अब तीनों की क्वांटिटी की जो रेशियो है वो 1:2 है। तो मान ये 1 है, ये 1 है, तो ये 2 है। ठीक है, मान लेते हैं ये 1 kg है, ये भी 1 kg है और ये 2 kg। अब तीनों को मिक्स करके टोटल कॉस्ट बनानी है। तो ए की टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी 126 इंटू 1, बी की कितनी बनेगी 135 इंटू 1 और सी की कितनी बनेगी x इंटू 2। ये तीनों की टोटल कॉस्ट हम जोड़ देंगे जी।
प्लस कर देंगे इन तीनों को। प्लस करने पे ये टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है जी, 153 पर केजी पूरे मिक्सचर की कॉस्ट 153 पर केजी है। और पूरा मिक्सचर कितने केजी का है, 4 केजी। पहले ए 1 केजी, बी 1 केजी और सी 2 केजी, तो तीनों को मिला के कितना बनता है जी, 4 केजी बन रहा है। तो ये हमारे पास आ गया 126 प्लस 135 प्लस 2x की वैल्यू कितनी आ रही है जी, सॉल्व करके हमारे पास 612। तो 2x की वैल्यू यहाँ से माइनस करके हमारे पास आएगी 612 में से हम माइनस करेंगे 261, तो 2x की वैल्यू बन रही है जी 351। तो x आ जाएगा यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके 175.5। मतलब जो थर्ड वेराइटी सी हमने मिक्स की उसकी कॉस्ट कितनी बनती है जी, 175.5। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा ध्यान से करना। इसको मार्क कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट, आफ्टरनून में एक स्टूडेंट रीड करता है जी 100 पेज, किस स्पीड पे, 60 पेजेस पर आवर। और इवनिंग में वही 100 पेज कितने स्पीड पे पढ़ रहा है स्टूडेंट, 40 पेजेस पर आवर की स्पीड। हमें बताना है उसकी एवरेज रीडिंग स्पीड कितनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से भी बताऊंगा जी, ठीक है जी। उससे पहले मैं ये क्वेश्चन को पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट से करवाता हूं। तो अगर आपको ट्रिक देखनी है तो पहले पूरा क्वेश्चन डिटेल से समझिए, बाद में मैं इसकी एक ट्रिक करवाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं जी क्या है। अब स्टूडेंट ने 100 पेज पढ़ने हैं जी, और उसकी स्पीड कितनी है, 60 पेजेस पर आवर। मतलब के 1 घंटे में 60 मिनट्स में वो स्टूडेंट कितने पेज पढ़ पा रहा है जी, 60 पेजेस। तो उसको 100 पेजेस पढ़ने हैं, तो 100 पेजेस पढ़ने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा जी, 100 पेजेस पढ़ने के लिए उसको कितना टाइम लग जाएगा, 100 मिनट। 60 पेजेस के लिए 60 मिनट है, तो 100 पेजेस के लिए 100 मिनट लगेंगे, ठीक है। आफ्टरनून की बात हो रही है जी। इवनिंग में वही 100 पेज वो किस स्पीड पे पढ़ रही है जी, 40 पेज पर आवर। मतलब कि उसको 40 पेज पढ़ने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं जी, इवनिंग में 1 घंटा, मतलब 60 मिनट, ठीक है। अभी उसने कितने पेज पढ़ने हैं, 100 पेज। तो 100 पेज पढ़ने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 60/40 इंटू 100, तो कितना आ गया, 3/2, 150 मिनट, ठीक है जी। तो शाम को उसको लगेंगे टोटल 150 मिनट, और दोपहर को उसको कितने लग रहे हैं, टोटल 100 मिनट, ठीक है। इट मींस टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 100 प्लस 150, 250 मिनट्स हो गए जी। और टोटल पेज कितने पढ़े हैं जी उसने, टोटल पेज पढ़े हैं जी उसने 200 पेज पढ़ने के लिए उसको 250 मिनट लग गए जी। इट मींस एवरेज स्पीड हमें निकालनी है पर आवर, सॉरी, ठीक है जी। एवरेज स्पीड पर आवर मतलब कि जितने उसने पेज पढ़े जी, ठीक है, 200 अपॉन टोटल, इसको कितना टाइम, 250 मिनट्स है जी, मिनट्स है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 200 अपॉन 250 इंटू 60, 25 के टेबल पे घटाया जी इसको, 8 6 जा 48। तो ये उसकी एवरेज स्पीड पर आवर निकल रही है, ठीक है जी। तो ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट था। अब मैं इसी क्वेश्चन का आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है जी। मान के चलते हैं उसने दोपहर को भी कितने पेज पढ़ने हैं, 100, और शाम को भी कितने पेज पढ़ने हैं, 100। तो मतलब दोनों केस में जो वर्क है वो सेम है, 100। पहले केस में उसकी स्पीड कितनी है, 60 पेजेस पर आवर। दूसरे केस में उसकी स्पीड कितनी है, 40 पेजेस पर आवर। अब जब वर्क सेम है बट स्पीड डिफरेंट है, ठीक है जी, तो हम एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड डिफरेंट है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है जी। तो इससे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 पेजेस पर आ रहा है, y की वैल्यू 40 पेजेस पर आ रहा है, अपॉन 60 प्लस 40, ठीक है। 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट होगी, कितना बन गया जी, ये 48। तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी निकलती है, 48। तो ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्या बोल रहा है जी,
एवरेज वेट, मीन वेट मतलब एवरेज वेट कितने स्टूडेंट्स का, 34 स्टूडेंट्स का कितना है जी स्कूल के अंदर, 42 kg। कहते हैं अगर टीचर को भी इंक्लूड कर लें तो सभी का वेट कितना राइज हो जाएगा, 400 ग्राम। तो हमें वेट ऑफ टीचर बताना है, ठीक है जी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है इस कॉन्सेप्ट पे, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अब डायरेक्ट मैं इसको ट्रिक के साथ बता रहा हूं जी क्वेश्चन को। अब एवरेज वेट कितना राइज हुआ जी टीचर के आने पे, 400 ग्राम्स, ठीक है जी। 400 ग्राम्स का मतलब है 0.4 kg, ठीक है। टीचर के आने के बाद सभी का वेट कितना इंक्रीज हो गया, 0.4 kg इंक्रीज हो गया। अब टीचर के आने के बाद टोटल पर्सन्स कितने हो गए जी, टोटल पर्सन्स है 34 स्टूडेंट्स थे, एक टीचर ऐड हो गया, तो टोटल पर्सन कितने हो गए, 35। अब सभी का वेट कितना इंक्रीज हुआ है जी, 0.4 kg, मतलब टोटल वेट कितना इंक्रीज होगा, 35 इंटू 0.4, ये बनेगा जी 14। मतलब पूरे स्कूल का जो टोटल वेट इंक्रीज हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ, 14 kg इंक्रीज हुआ। ये 14 kg इंक्रीज होने के कारण क्या है जी कि टीचर अपने साथ इतना वेट एक्स्ट्रा लेके आया एवरेज से। तो एवरेज पुरानी कितनी थी, 42 kg, तो टीचर अपने साथ एक्स्ट्रा कितना लेके आया, 14 kg। इट मींस टीचर कितना हो गया वेट, 56 kg। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बट अगर आपको इसको डिटेल्ड मेथड से करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 34 स्टूडेंट्स हैं जी और एवरेज वेट उनका कितना गिवन है, 42, ठीक है जी। तो इसको हम टोटल वेट यहाँ से निकाल सकते हैं जी। तो ये टोटल वेट हमारे पास कितना आएगा, 34 इंटू 42 करके 1428। अब एक टीचर आ जाता है जी, तो टीचर आने से पर्सन कितने हो गए, 35, और एवरेज वेट 0.4 इंक्रीज हो गया जी, तो 42.4 हो गया। तो अब एवरेज वेट कितना हो जाए, टोटल वेट कितना हो जाएगा, 1484, ठीक है जी। तो टीचर से पहले जो टोटल वेट था वो कितना था, 1428, टीचर के बाद टोटल वेट कितना है, 1484। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे विच इज 56, तो ये टीचर का वेट। तो ये मेथड भी हम फॉलो कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व रहेगा। जो हमने ट्रिक की है उसमें मल्टीप्लिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। एक क्रिकेटर है जी, उसकी जो एवरेज स्कोर है वो कितना है जी, 60 रन। कितने मैचेस में, 10 मैचेस में। उसको आखिरी मतलब 11th मैच में कितने रन्स बनाने पड़ेंगे ताकि उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाए, 62 हो जाए। मतलब पहले 60 था, अब एवरेज कितनी होनी चाहिए, 62 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करें, 10 मैचेस में एवरेज कितनी है, 60, तो टोटल रन्स कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 60 मतलब 600। अब 11वें मैच के बाद एवरेज कितनी हो रही है जी, 62, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, 11 इंटू 62 मतलब 682, ठीक है। तो पहले 10 मैचेस में टोटल रन 600 हैं, आखिरी मैच के बाद 11वें मैच के बाद टोटल रन कितने बन रहे हैं, 82। इट मींस 11वें मैच में उसने कितने रन बनाए हैं जी, 82। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है जी, ऑप्शन सेकंड बनता है। अब इसको हम डायरेक्ट एक ट्रिक से भी कर सकते हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करेंगे। अब ध्यान से अगर एवरेज को देखें, पुरानी जो एवरेज है जी, पुरानी एवरेज 60 थी और नई एवरेज कितनी है, 62, ठीक है जी। तो कितना डिफरेंस है जी इन दोनों के बीच, 2 रन्स का। मतलब चेंज इन एवरेज हमारे लिए 2 है। चेंज इन एवरेज कितना है जी हमारे लिए, 2। मतलब सभी मैच में उसके 2-2 रन्स इंक्रीज हो जाएंगे लास्ट मैच के बाद, ठीक है जी। तो अब टोटल मैच कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, और सभी मैच में कितने कितने रन इंक्रीज हो गए, 2। तो उसके टोटल कितने रन्स इंक्रीज होने चाहिए, 22 रन्स। मतलब उसको 22 रन्स एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे एवरेज से। तो एवरेज पुरानी कितनी थी, 60, और 22 उसको एक्स्ट्रा बनाने हैं, तो कितनी हो जाएगी उसके लास्ट मैच में रन, 82 हो जाएंगे। होपफुली आपको समझ आई होगी ट्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रेडर है जी, जिसने एक वॉच खरीदी और एक वॉल क्लॉक खरीदा। दोनों को कितने में टोटल खरीदा, 390 में। उसने जो वॉच बेची वो 10% प्रॉफिट पे सेल की, और जो वॉल क्लॉक बेचा वो 15% प्रॉफिट पे सेल किया। ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 51.5 रुपीज का हुआ। हमें उनके जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं वॉल क्लॉक और वॉच के, उसका डिफरेंस बताना है। मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है दोनों का, उसका डिफरेंस हमें निकालना है,
ठीक है जी। तो इसमें हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम देखते हैं जी। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम इसमें लगा रहे हैं। मान के चलते हैं कि अगर वो 390 में सिर्फ घड़ी खरीदता, वॉच खरीदता, ठीक है जी, तो 10% प्रॉफिट होना था उसको ओवरऑल। तो 390 का 10%, ठीक है जी, 390 का 10% कितना होता है 39 रुपीज। तो उसका प्रॉफिट कितना होना था 39 रुपीज, अगर वो सिर्फ घड़ी खरीदता 390 में। दूसरा केस, अगर वो 390 में क्लॉक खरीदता तो क्लॉक बेचने पे उसको कितना प्रॉफिट होता 15%। तो मतलब 390 का 15% प्रॉफिट होता, जो कि किसके इक्वल आता है 58.5 के इक्वल आता। मतलब अगर घड़ी खरीदता सिर्फ तो उसको प्रॉफिट होना था 39 रुपीज का, और अगर सिर्फ क्लॉक खरीदता तो उसको प्रॉफिट होना था 58.5। बट उसने दोनों चीजें खरीद के बेची हैं, तो उसको जो एवरेज प्रॉफिट हो रहा है दोनों से मिला के वो कितना हो रहा है 51.5 का। तो यहां से आप एलिगेशन लगा देंगे, माइनस करने पे ये 7 आ जाएगा जी, और ये माइनस करने पे हमारे पास 12.5 आएगा। तो ये हमारे पास रेशो आ गई जी किस चीज की, कॉस्ट प्राइस वॉच और वॉल क्लॉक की। तो इसको हम डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने पे ये रेशो कितनी बनेगी 14:25 बनेगी, ठीक है। इट मींस जो वॉच है, वॉच कितने की होगी 14/39 इंटू 390, और क्लॉक कितने का हो गया 25/39 इंटू 390। 140 रुपए की वॉच हो गई जी, और 250 रुपए का क्या हो गया आपके पास क्लॉक हो गया, ठीक है। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है जी। तो डिफरेंस कितना बनेगा डिफरेंस कितना आ रहा है जी 110। 250 माइनस 140 इज इक्वल टू 11। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अब एक सीरीज गिवन है, इसमें से हमें रॉन्ग नंबर निकालना है जी, ठीक है जी। तो पहले एक बार सीरीज को लिख लेते हैं। 2, 9, 28, 65, 126, 216, 344, ठीक है जी। ये सीरीज गिवन है, इसमें से कोई रॉन्ग टर्म है वो निकालना है। अब देखो जी 2 है, ये बन रहा है जी 1 क्यूब प्लस 1, 9 बन रहा है 2 क्यूब प्लस 1, 28 है 3 क्यूब प्लस 1, 65 है 4 क्यूब प्लस 1, 126 हमारे लिए 5 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए 6 क्यूब प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है जी, जबकि ये किसके बराबर दिया हुआ है 6 क्यूब। इट मींस ये रॉन्ग टर्म। यहाँ पे आना चाहिए था 217, 217 आना चाहिए था। जैसे अगला बना हुआ है 7 क्यूब प्लस 1। तो 216 हमारा गलत आंसर है जी, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट, 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स गिवन है। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जो साथ साथ होते हैं जी, लगातार, मतलब एपी सीरीज, ठीक है जी। कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे तो एपी सीरीज बना रहा है जी। अब हमें बोलता है एवरेज ऑफ 2 नंबर्स दैट अपीयर इन द मिडल, जो इस सीरीज के मिडल में 2 नंबर्स आएंगे उनकी एवरेज हमें कितनी दे रखी है 6। हमें सम बताना है जी 8 गिवन नंबर्स का। ये जो 8 नंबर्स गिवन है इनका टोटल बताना है। अब एपी सीरीज की बात हो रही है, टोटल नंबर्स कितने हैं 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 नंबर हैं जी, ठीक है। अब इनमें से जो 2 मिडल नंबर्स हैं, ठीक है जी, मिडल नंबर्स ये 2 बन रहे हैं, इनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 6। अब एपी सीरीज है जी, एपी सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है जी, एपी सीरीज में भी जो एवरेज होती है वो मिडल वैल्यू ही होती है, जो कि इस केस में हमें कितनी गिवन है 6, क्योंकि 6 भी मिडल वैल्यू है इस पूरी सीरीज की, तो 6 ही पूरी सीरीज की एवरेज भी होगी, ठीक है जी। तो हमें 8 नंबर्स की एवरेज पता चल चुकी है 6। हमें क्या बताना है जी, टोटल बताना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, जितनी एवरेज है इनटू जितने नंबर्स हैं, नंबर्स कितने हैं 8, तो टोटल कितना आ जाएगा 48। तो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि एपी सीरीज में जो एवरेज होती है वो क्या होती है मिडल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n। तो सबसे पहले दोस्तों को जिन्होंने नहीं पता फैक्टोरियल का मतलब, ये फैक्टोरियल का साइन होता है जी जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। इसका मतलब है
हमने प्रोडक्ट करना है नेचुरल नंबर्स का 1 से स्टार्ट करके n तक, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 14 फैक्टोरियल माइनस 13 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल की। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले 14 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 से लेके 14 तक सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 14 फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल तक मैं इसको अभी फिलहाल रोक रहा हूँ। वैसे आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं बट हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद 13 फैक्टोरियल को भी एक्सपैंड करते हैं, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, इसको भी 12 फैक्टोरियल तक ही एक्सपैंड करेंगे और 12 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं। अब ये 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में हमें 12 फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, तो 12 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचा हमारे पास, 14 इंटू 13, यहाँ हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 13, और यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1, ठीक है। तो अब इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। 14 इंटू 13 माइनस 14 बन गया जी, 13 माइनस 13 माइनस 1 14। अब इन दोनों टर्म्स में से भी 14 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो 12 फैक्टोरियल इंटू 14, ठीक है जी, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 13 माइनस 1, ठीक है। तो क्या आ गया, 12 फैक्टोरियल इंटू 14 इंटू 12, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ये कौन सी ऑप्शन दिख रही है जी हमें, ये ऑप्शन हमें दिख रही है जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलके कोई काम 12 दिन में करते हैं, पर बी अकेला वो कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो हमें ए का बताना है। बहुत ही सिंपल सा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है जी, कॉन्सेप्ट होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ए और बी का कंबाइंड टाइम कितना है जी, 12 दिन, और बी अकेले का टाइम कितना है, 30 दिन। हमें ए का टाइम निकालना है, तो सबसे पहले लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 30 का। 12 और 30 का एलसीएम कितना बनेगा जी, हमारे पास 60 बनेगा। मतलब ये 60 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क हमें पता है और टाइम पता है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी। तो यहां से ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आएगी, 60/12 करके 5 यूनिट। मतलब ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। और अगर बी इंडिविजुअली करेगा, बी इंडिविजुअली एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं एक दिन में, 5 यूनिट, और बी अकेला कितना कर रहा है, 2 यूनिट। इसका मतलब ए यहां से कितना एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। अब मुझे ए की एफिशिएंसी पता लग गई, 3 यूनिट है। टाइम निकालना है ए का। अब एफिशिएंसी पता है, ठीक है जी, और वर्क पता है, टाइम चाहिए। तो ए का टाइम कितना आ जाएगा जी, एज टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क 60 यूनिट, ए की एफिशिएंसी 3, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20 डेज। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जी ये, टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट, ए और बी मिलके कोई काम 12 दिन में कर रहे हैं जी, और ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 टाइम्स है बी के मुकाबले। मतलब बी से डबल काम कर सकता है ए गिवन टाइम पीरियड में। तो हमें बताना है बी अकेला कितने टाइम में काम करेगा। तो ये भी टाइम एंड वर्क का सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें हम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उन्होंने बोला है कि ए की एफिशिएंसी डबल है बी के मुकाबले। तो मान के चलते हैं कि अगर लेट बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ए कितना काम कर सकता है जी एक दिन में, 2 यूनिट। तो दोनों अगर मिलके करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 यूनिट काम कर लेंगे। अब दोनों ने मिलके कितने दिन में काम खत्म किया जी, 12 दिन में। तो दोनों एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 12 दिन उनको लग गए काम खत्म करते हुए। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहां से टोटल वर्क आएगा 12 इंटू 3, 36 यूनिट। ये टोटल वर्क आ गया जी। अभी हमें टोटल वर्क भी पता है और इंडिविजुअल एफिशिएंसीज भी पता है। बी का हमें टाइम निकालना है जी, बी अलोन। तो बी की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टाइम निकाल देंगे। टोटल वर्क 36, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट।
तो उसको दिन भी कितने लगेंगे, 36 डेज लगेंगे काम खत्म करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, क्या बोलता है, मार्क प्राइस जो है वो 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और उस पे मार्क प्राइस पे उसने डिस्काउंट कितना दिया, 20% दिया। तो हमें बताना है कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है जी। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि अगर 100 रुपए की चीज थी कॉस्ट, उस पे उसने मार्कअप कितना कर दिया, 20%, तो मतलब मार्क्ड प्राइस कितनी होगी, 120। अब इस मार्क्ड प्राइस पे फर्दर उसने डिस्काउंट कितना दिया, 20%। तो 120 में से अगर हम 20% माइनस करेंगे तो 24 रुपीज लेस हो जाएंगे जी। 24 लेस होकर वो सेल कितने की हुई, 96 की। मतलब चीज थी 100 रुपए की और सेल कितने में हुई, 96 में। इट मींस उसको लॉस हो रहा है जी कितने रुपए का, 4 रुपए का। 4 रुपए का लॉस कितने कॉस्ट प्राइस पे है, 100 पे, तो उसका जो लॉस परसेंटेज बनेगा वो भी कितना बनेगा, 4%। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है जी। और अगर इसको डायरेक्टली हम ट्रिक से करें तो इसमें हम सक्सेसिव चेंज लगा सकते हैं जी। सक्सेसिव चेंज के अकॉर्डिंग पहले वैल्यू 20% इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद 20% डिक्रीज की गई, डिस्काउंट दिया गया। तो जब सेम परसेंटेज एक बार सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, तो जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो -x²/100% होता है। x का मतलब जितना भी परसेंट है, तो इस केस में परसेंटेज कितनी है, 20, तो -20²/100%। 20² मतलब 400/100, तो -4%। -4% का मतलब हुआ 4% लॉस हो रहा है जी उसको। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है जी हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है जी। तो होपफुली आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये ट्रिक कब लगती है जी, जब सक्सेसिवली सेम परसेंटेज एक बार इंक्रीज होती है और दूसरी बार डिक्रीज होती है, तो जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो नेगेटिव इफेक्ट आता है हमेशा, कितना, x²/100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी दोस्तों। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चेयर है जिसका लिस्ट प्राइस कितना है, 350, और वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद अवेलेबल है जी। कितना कितना डिस्काउंट है, 25% एंड 10%। हमें सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर बताना है। तो अब लिस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जाना है, कितने डिस्काउंट देने के बाद, 2 डिस्काउंट देने के बाद। तो डायरेक्टली हम सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे इसमें। ठीक है जी, जिसके अकॉर्डिंग लिस्ट प्राइस हमारा कितना है, 350। पहला डिस्काउंट हमारे लिए कितना है, 25%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 75/100। और दूसरा डिस्काउंट कितना है, 10%, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, 90/100। तो ये सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है जी, कटिंग करके 236.25। ठीक है जी। तो ये सेलिंग प्राइस बनेगा हमारा, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यही बेस्ट तरीका है कि एक ही स्टेप में हम इस क्वेश्चन को करें। 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स लगेंगे। पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा 25% डिस्काउंट के अकॉर्डिंग, और दूसरा लगेगा जी 10% डिस्काउंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। एक दुकानदार है जी, ट्रेडमैन है, जिसने अपनी गुड्स जो मार्क की हैं वो किस प्राइस पे मार्क की हैं, ताकि 15% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 20% का होगा। तो हमें मार्क्ड प्राइस बतानी है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है, हमें 170 गिवन है। अभी सीपी पता है, प्रॉफिट भी पता है, डिस्काउंट भी पता है, हमें बताना क्या है, मार्क्ड प्राइस बताना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले सीपी पता है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एसपी। सीपी कितनी है, 170। अब प्रॉफिट कितना कमा रहे जी वो इस पे, 20%। ठीक है, तो यहां से हमारी एसपी निकलेगी 170 इंटू 120/100। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारे पास, 204। ये हमारा सेलिंग प्राइस आया। अब ये जो सेलिंग प्राइस आया 204 रुपए, ये कितना डिस्काउंट देने के बाद आया, 15% डिस्काउंट देने के बाद। कौन से प्राइस पे, मार्क्ड प्राइस पे। मतलब मार्क्ड प्राइस पे 15% डिस्काउंट दूंगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, 85/100, और ये किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के, जो कि कितना है, 204 रुपए। ठीक है जी। तो यहां से मेरी मार्क्ड प्राइस निकल जाएगी 204 इंटू 100/85। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 240। इट मींस करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी।
तो ये एक मेथड बनता है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सीपी से पहले एसपी कैलकुलेट की, एसपी से फिर मार्क प्राइस कैलकुलेट की, ठीक है जी। अब एक और ट्रिक है इसके लिए, शॉर्ट ट्रिक जो यूज करेंगे हम, ठीक है जी, जिसमें हम रेशियो के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है वो देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है, अब दोनों तरफ हम एसपी बनाएंगे और एसपी को इक्वेट करेंगे। सीपी कितनी थी 170, ठीक है, इस पे कितना प्रॉफिट है 20%, तो ये हमारी होगी सेलिंग प्राइस। दूसरे केस में मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगाएंगे, मार्क प्राइस पता नहीं कितनी है, उस पर डिस्काउंट कितना है जी 15%, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 85/100। अब ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है, ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है, तो दोनों चीजें इक्वल होगी, तो इक्वल कर देंगे। कैंसल आउट करने पे हमारे पास कितनी आएगी जी वैल्यू, सीपी अपॉन एमपी, मतलब कि 170 अपॉन एमपी इज इक्वल टू 85/120। ये कटिंग की, कटिंग करने पे हमारे पास एमपी कितना आ गया 240, ठीक है जी। तो ये भी दोस्तों एक मेथड है जिसमें हमने क्या इक्वेट किया, दोनों तरफ सेलिंग प्राइस को इक्वेट किया। एक तरफ सीपी के अकॉर्डिंग हमने सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट किया, दूसरी तरफ मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग किया। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक प्रिज्म है जिसका एक बेस जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी दोनों एडजेसेंट साइड्स कितनी दे रखी हैं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट ऑफ प्रिज्म हमें कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो उसमें यूज किया गया प्रिज्म में, उस वो कितना है 6 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 6 ग्राम्स मटेरियल यूज किया गया। तो हमें वेट ऑफ प्रिज्म बताना है। वेट ऑफ प्रिज्म मतलब हमें अगर टोटल मटेरियल पता होगा कितना मटेरियल यूज हो रहा है, उतना वेट उसका आएगा। तो पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस किस शेप में है जी, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हमें परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे। हाफ, बेस और हाइट कितना है 10 इंटू 12, तो एरिया ऑफ बेस आ गया जी हमारे पास हाफ इंटू 10 इंटू 12, और प्रिज्म की हाइट कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ रहा है जी 120 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ गया जी हमारे पास 120 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमें क्या निकालना है जी, वेट ऑफ मटेरियल, ठीक है जी। अब यूनिटी मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना मटेरियल यूज हुआ 6 ग्राम, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर क्यूब में हमें बताना है कितना यूज होगा जी। 120 सेंटीमीटर क्यूब में कितना बनेगा, ये सॉरी 120 आ रहा है 1200, यहाँ पे 1200 आ रहा है, तो 1200 में कितना बनेगा जी, 1200 में कितना बन जाएगा 6 इंटू 1200, मतलब कि 7200 ग्राम्स, और 7200 ग्राम्स का मतलब कितना है जी 7.2 kg। तो कितना वेट होगा जी उस प्रिज्म का 7.2 kg। तो करेक्ट आंसर कितना हुआ जी, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 सर्कल्स हैं जी जिनका रेडियाई कितना है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, और ये तीनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं जी एक दूसरे को। हमें इनके जो मतलब सेंटर्स हैं, रेडियस है, इनको ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाना है, ठीक है जी। तो उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं जी। 3 सर्कल्स हैं जी, तीनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं जी एक दूसरे को, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, पहले एक सर्कल, दूसरा सर्कल, और ये तीसरा सर्कल। 3 सर्कल्स हो गए जी। अब तीनों का रेडियस हमें गिवन है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और ये जो तीसरा बचा इसको हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये जो सेंटर में ट्राइंगल बन गया पूरा, ठीक है। तो सिंपल इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। हमें तीनों साइड्स पता है, ठीक है जी। एक साइड हमारे लिए कितनी होगी 10 हो गई, दूसरी साइड हमारे लिए कितनी होगी 12 हो गई, और तीसरी साइड हमारे लिए कितनी होगी 14 होगी, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है जी, हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ एरिया S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो कितना आ गया 36/2। 18 हमारे लिए क्या आ गया जी सेमी पेरीमीटर। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं जी फॉर्मूला में, s इंटू एस माइनस ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, s माइनस बी कितना हो जाएगा 6, s माइनस सी कितना हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करने पे ये हमारा आंसर आएगा जी 24/6। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या बनता है जी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन डबल कर दिया जी। एक कोन है हमारे पास, उसका रेडियस हमने क्या कर दिया डबल कर दिया। अगर उसकी वॉल्यूम को पुराना ही मतलब पहले जितना ही रखना है तो उसकी हाइट हमें कितनी कम करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो अब मान के चलते हैं कि पहले रेडियस पहले जो कोन था वो 1 था और हाइट भी हम मान के चलते हैं कितनी थी 1। दूसरे के केस में हमने रेडियस क्या कर दिया डबल कर दिया, हाइट हमें पता नहीं जी, हाइट हमें निकालनी। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो 1/3 पाई है ये तो कांस्टेंट है जी, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, ये फॉर्मूला में मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये आंसर को इफेक्ट नहीं करेगा। मैं सिर्फ क्या यूज करूंगा आर स्क्वायर एच। तो पहले कौन का रेडियस हमारे पास कितना है 1, तो 1 स्क्वायर इंटू हाइट भी हमने कितनी मानी थी 1। दूसरे केस में हमारे पास कितना है जी रेडियस 2, तो 2 स्क्वायर इंटू एच, ये हमें पता करना है। तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू 4 इंटू H2 और H2 हमारे लिए कितना आ जाएगा 1/4। तो हमें जो हाइट है वो कितनी करनी पड़ेगी जी 1/4 करनी पड़ेगी प्रीवियस वैल्यू का। ठीक है जी, तो कितना आंसर आएगा जी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बेस ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर हैव द सेम रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक कोन और सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या है दोनों का 6 सेंटीमीटर है और दोनों की हाइट भी कितनी है 8 सेंटीमीटर। हमें रेशो निकालनी है जी किस चीज की, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन। ठीक है जी, सिलेंडर और कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशो निकालते हैं। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है जी 2πRh और कोन का होता है πRl। ठीक है, दोनों की रेशियो, अब रेडियस कॉमन है, दो सेम है दोनों की तरफ, तो रेडियस दोनों में कैंसिल हो गया और पाई दोनों की तरफ कैंसिल हो गया। हमें कोन की जो हाइट बता रखी है वो कितनी है 8। ठीक है जी, तो 2 इंटू 8 हो गया ये तो, और एल हमें निकालना है। एल का फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और दोनों रेडियस और हाइट हमें गिवन है, तो ये 16 रेशो आर कितना हमें गिवन है जी 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आया 36 प्लस 64 का अंडर रूट। ये आ गया सॉल्व करके 16/10। अब इसको कटिंग की हमने तो कितना आ रहा है जी 8/5। ठीक है, तो आंसर कितना आया 8/5। करेक्ट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन था जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला कंपेयर किए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कितनी है 3/4। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो इक्वल साइड्स हैं और जो अनइक्वल साइड है उनकी हमें रेशियो गिवन है 3/4 और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कितना दिया हुआ है 18√5। हमें थर्ड साइड पता करनी है, तो इसमें हम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला b/4 √4a² माइनस b² हमारा फॉर्मूला होता है जी, जिसके अकॉर्डिंग b क्या है जी हमारे लिए अनइक्वल साइड है और a हमारे लिए क्या है जी इक्वल साइड है। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं जी। एरिया में कितना गिवन है 18√5। ठीक है, b कितना गिवन है हमारे लिए 4x/4 हो जाएगा और 4a हमारे लिए कितना है जी 3x, तो 3x माइनस b कितना है 4x का। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। ये सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आएगा 18√5, ये कैंसिल हो गया, x 9x² इंटू 4,
9x² इंटू 4 कितना हो जाएगा जी 36x² माइनस 4x² कितना हो जाएगा 16x²। तो 18√5 इज इक्वल टू x इंटू 20x²। ये चीज आ गई जी हमारी, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जी। फर्दर सॉल्व करने के लिए अब ये जो रूट वैल्यू है 20√20x², ठीक है जी, इसमें से x हमारा बाहर आ जाएगा, तो 18√5 इज इक्वल टू x बाहर आके क्या बना देगा, एक x बाहर है x² इंटू √20। अब √20 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं जी, √20 को ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं 2√5, ठीक है। √5 के साथ √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और x² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9, तो x कितना आ जाएगा 3 आ गया। हमें बताना क्या था जी, थर्ड साइड, मतलब जो अनइक्वल साइड है। अनइक्वल साइड कितनी थी हमारे पास, थर्ड साइड जो थी 4x, तो 4 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 12 यूनिट। करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन डी। तो इसमें हमने एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला यूज किया, विच इज इक्वल टू b/4 इंटू √4a² माइनस b², जिसमें b क्या है जी हमारे लिए अनइक्वल साइड है एंड a क्या है जी हमारे लिए इक्वल साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और एक आर्क है जो 72 डिग्री एंगल बना रही है सेंटर में। हमें उस लेंथ ऑफ आर्क पता करनी है। अब लेंथ ऑफ आर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है जी, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। थीटा में कितना गिवन है 72, तो 72/360 इंटू 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना गिवन है हमें 21। सॉल्व किया, ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया जी 5। तो और कटिंग तो नहीं हो रही आगे इसकी, तो इसको हम करेंगे 44 इंटू 3/5। सॉल्व कर लेते हैं। लगभग ये आएगा 9 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, और 9 3 कितना होता है 27, तो अप्रॉक्सीमेटली 27 के आसपास होगा, और थोड़ा सा कम ही होगा उससे, ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो अप्रॉक्सीमेशन के साथ कर लेंगे इसको, एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस बहुत डिफरेंट दूर दूर दे रखी हैं, तो हम अप्रॉक्सीमेशन लगा के आंसर निकालेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल्समैन है जो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है अपने कॉस्ट प्राइस पे 13%। एक मंथ में उसने सेल टोटल कितनी की 7,91,000 की, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट बताना है जी हमें, ठीक है जी। अब हमें टोटल सेलिंग प्राइस पता है और प्रॉफिट परसेंट पता है, सीपी निकाल लेंगे जी पहले। तो सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस। सीपी हमें पता नहीं, प्रॉफिट कितना है जी 13%, तो 13% का प्रॉफिट मल्टीप्लाइंग फैक्टर 113/100, और सेलिंग प्राइस कितनी है 7,91,000। तो यहाँ से सीपी कितनी आएगी 7,91,000 इंटू 100/113। ये सॉल्व करने पे अगर हम इसकी कटिंग करेंगे ये आता है जी 7,000, तो कितना हुआ जी 7 लाख। 7 लाख तो कॉस्ट प्राइस आया, तो हमें प्रॉफिट बताना था, तो प्रॉफिट कितना निकला जी 7 लाख वाली चीज 7,91,000 में उसने सेल की है, ठीक है जी। तो कितना हो गया प्रॉफिट 91,000। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मर्चेंट है जी, ठीक है जी, जिसने सेलिंग प्राइस कितना फिक्स किया 700, कितना प्रॉफिट जोड़ने के बाद 40% प्रॉफिट जोड़ने के बाद, बट सेल नहीं हो रही, जिसके कारण उसने अपना सेलिंग प्राइस कम कर दिया। कितने प्रॉफिट पे कर दिया, अब उसने 10% प्रॉफिट पे। तो हमें नया सेलिंग प्राइस बताना है जी। अब देखो जी, शुरुआत में वो 40% प्रॉफिट पे बेच रहा था, इट मींस शुरुआत में जो वैल्यू थी वो 140% की थी, ठीक है। अब वो कितने पे बेचना चाहता है 10% प्रॉफिट पे, मतलब अब उसका जो प्राइस रहेगा वो 110% के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हमें 140% की वैल्यू कितनी बताई हुई है 700। तो अगर 140% 700 है तो 110% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कितनी आ जाएगी 700/140 इंटू 110, ठीक है जी। तो कितना बनेगा 550। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकेंड आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा इससे। नेक्स्ट, एक बंदा 20% सेविंग करता अपनी सैलरी में से,
और उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 6000 है। अब देखो जी, सेविंग उसकी कितनी है 20%। इट मीन्स उसका जो खर्चा होगा वो कितने परसेंट होगा 80%। ठीक है, क्योंकि टोटल जो सैलरी है वो 100% है, उसमें से 20% वो सेव कर रहा है, तो बाकी जो 80% है वो खर्चा हो रहा है जी उसका। और ये एक्सपेंडिचर हमें कितना गिवन है 6000। ठीक है, हमें बताना क्या है जी, उसकी मंथली सेविंग बतानी है। ठीक है, सेविंग मतलब 20% वैल्यू की, ये हमें बताना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेशो यूज करेंगे। अगर 80% की वैल्यू 6000 होगी तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 1/4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1500। ठीक है जी, 80% की वैल्यू अगर 6000 है तो 1% कितना हो जाएगा जी 6000/80, और हमें निकालना कितना है जी 20%, तो 20% कितना हो जाएगा 6000/80 इंटू 20। ठीक है जी, ये सॉल्व करने पे कितना बनता है 1500। ठीक है जी, तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा जी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साल 2008 से लेके 2009 तक जो बुक्स की सेल है वो कम हुई है कितनी 80% कम हो गई। और साल 2010 में दोबारा कितनी सेल होगी जितनी 2008 में थी। तो हमें बताना है कि 2009 से 2010 तक कितनी सेल इंक्रीज हुई। ठीक है, तो अब अगर मान के चलें कि स्टार्टिंग 2008 में उसकी सेल कितनी थी 100। ठीक है, अब वो कितनी कम हुई 80% कम होगी 2009 में। 80% कम होके कितनी रह जाएगी, इसमें से 80% अगर माइनस करेंगे तो कितना रह गया 20 रह गई। अब 2009 से 10 में दोबारा सेल कितनी होगी जितनी 2008 में थी। ठीक है, तो अगर 2010 में दोबारा जा रहे हैं जी तो फिर वो उसकी सेल कितनी हो गई 100। तो हमें ये बताना है कि 20 से 100 कितना इंक्रीज होगा। 20 से 100 इंक्रीज कितना बन रहा है 80 का, आउट ऑफ 20 इंटू 100, तो कितना बनेगा जी ये 400% इंक्रीज होगा सेल के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जी, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हमें स्पीड ऑफ बस गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कवर जो हमने बताना है 5 सेकंड में कितना किया। ठीक है जी, अब स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, स्पीड इनटू टाइम। बस हमें यूनिट्स को ध्यान में रखना है। अब ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो सारे यूनिट्स मीटर्स में है। इट मींस हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, और अगर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब अगर किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड गिवन है, इसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना है गिवन स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, गिवन स्पीड को क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई। तो हमारे लिए स्पीड कितनी हो जाएगी 72 इंटू 5/18, और टाइम हमारे लिए कितना है जी 5 सेकेंड। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 100 मीटर्स। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जी वो 100 मीटर। नेक्स्ट, दो बंदे हैं जी, वो एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है जी, सर्टेन डिस्टेंस, और एक बंदा जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और दूसरा बंदा कितनी स्पीड पे जाता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है, और जो पहला बंदा है वो आधा घंटा पहले पहुंचता है दूसरे बंदे से। हमें डिस्टेंस बताना है, मतलब दोनों बंदों के बीच डिस्टेंस, मतलब डिफरेंस कितना है टाइम का, आधे घंटे का। हाफ एन आवर लिखा हुआ है जी, आधे घंटे का डिफरेंस है दोनों के बीच। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है जी x। अब x डिस्टेंस के लिए एक पहला बंदा है उसको कितना टाइम लगेगा x/4, और जो दूसरा बंदा है उसको टाइम कितना लगेगा x/3। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना देखो आधा घंटा, तो दोनों का माइनस कर लेते हैं जी टाइम को, x/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू हाफ। तो एलसीएम कितना आया 12, तो 4x माइनस 3x इक्वल, तो x हमारे लिए कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट, एक पर्सन है जी जिसने 12,000 रुपए डिपॉजिट करवाए एक फिक्स डिपॉजिट में एफडी में, और कितने रेट पे 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, पर जरूरत पड़ने के कारण उसने पूरा का पूरा पैसा कितने साल बाद विड्रॉ कर लिया 3 साल बाद। करवाए कितने साल के लिए थे जी 5 साल के लिए। ठीक है जी, 10% पर एनम, सॉरी ये आगे बताया उन्होंने 5 साल। हाँ जी, अब जल्दी निकलवाने के कारण ठीक है जी बैंक ने उसको ब्याज कम दिया।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दिया, जिसके कारण उसको नुकसान कितना हुआ, 3320 रुपीज़ का नुकसान हो गया जी ओवरऑल। ठीक है जी, मतलब जितना इंटरेस्ट उसको 5 साल में के बाद मिलना था पूरा इंटरेस्ट, उससे 3320 रुपीज़ कम मिले जल्दी निकलवाने के कारण। तो हमें ये बताना है कि बैंक ने अभी उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, अब पहले अगर मान के चलते हैं अगर वो एफडी पूरा टाइम डिपॉजिट करवा के रखता है, ठीक है जी, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलना था, 12,000 के ऊपर 5 साल में 10% के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट मिलना था। ठीक है जी, कितना इंटरेस्ट मिलना था उसको, 6,000 रुपये। ये इंटरेस्ट तब मिलता जी अगर वो पूरा टाइम इन्वेस्ट करके रखता, बट पहले निकलवाने के कारण उसको नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ, 3320। मतलब उसको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ एक्चुअल में वो कितना हुआ जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू 6,000 माइनस 3320। ठीक है जी, इतना इंटरेस्ट रिसीव हुआ जो कि किसके इक्वल है, 2680 के। अब हमें इंटरेस्ट पता चल गया, 3 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 2680। प्रिंसिपल हमारे लिए कितना है, 12,000, टाइम कितना है, 3। ठीक है जी, रेट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2680, प्रिंसिपल 12,000 है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, 3 साल का टोटल टाइम पीरियड है जी। तो यहाँ से हमारे पास रेट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो रेट कितना आ जाएगा, 2680 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 3। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 7 होल 4/9%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम फॉर अ सर्टेन टाइम कितना है जी, 4347। तो प्रिंसिपल हमारे लिए कितना है जी, 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए कितना है, 7%, और टोटल टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 4347। हमें टाइम बताना जी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बिना सॉल्व करके आपको बताऊंगा हम अप्रॉक्सीमेशन से कैसे करेंगे। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, 7% इंटरेस्ट रेट है जी। ठीक है जी, अगर सिंपल इंटरेस्ट वो चार्ज करे तो पहले साल उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 30,000 पे 7%, 2,100 रुपये, 2,100। और दूसरे साल में भी अगर वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करे तो कितना मिलेगा, 2,100। ठीक है जी, तो 4,200 रुपीज उसका क्या बनता है जी, सिंपल इंटरेस्ट बनता है। अब अगर मान लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, अगर वो 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट करता, ठीक है जी, 2.5 साल के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट पे भी इन्वेस्ट करता तो 6 महीने का इंटरेस्ट उसको अगर और मिल जाता, ठीक है जी, 2,100 का हाफ कर दें 1050, तो ये वैल्यू 5250 पे पहुंच जाती है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे भी इन्वेस्ट करने पे 2.5 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा, 5250, जबकि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना मिल रहा है, 4347। तो इट मीन्स हमारा जो टाइम है वो 2.5 साल से कम ही होगा, 2.5 साल नहीं हो सकता, ना ही उससे ज्यादा हो सकता है। तो वो एक ही ऑप्शन एग्जिस्ट करती है जी, विच इज 2 ईयर्स। ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 ईयर्स। ठीक है, अगर हम इसको ट्री मेथड से सॉल्व भी करना चाहें तो ट्री मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले साल 30,000 पे 7%, ठीक है जी, 37,000 पे 7% कितना होगा, 2,100, और दूसरे साल फिर 2,100 प्लस इस 2,100 पे 7%, ये कितना होगा, 147। इन तीनों को प्लस किया कितना बन रहा है जी, ये 4347 बन रहा है। मतलब 2 साल में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 4347। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक बंदा है जी जो पी पॉइंट पे खड़ा होके टावर की तरफ देख रहा है, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और वो उसके बाद वो कुछ डिस्टेंस टावर की तरफ चलता है जी, जिसके कारण उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर कितना बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। हमें हाइट ऑफ टावर बताया हुआ कितना है, 30 मीटर, हमें डिस्टेंस बताना है वो कितना डिस्टेंस पैदल चला। तो सिचुएशन ये है कि ये एक टावर है, एक बंदा पी पॉइंट से खड़ा होकर उसको देख रहा है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और ये पॉइंट पी कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है जी एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद वो कुछ डिस्टेंस टावर की तरफ मूव करता है, मूव करने के कारण जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया जी वो 60 डिग्री बन गया। ठीक है, हमें बताना है ये डिस्टेंस उसने कितना मूव किया जी। ठीक है, अब ध्यान से देखें, हमें टावर की जो लेंथ है, हाइट है, वो कितनी दे रखी है, 30। अब ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है, हमें सीपी की लेंथ पता करनी है। सबसे पहले मैं ट्राइंगल उठा रहा हूं जी, ए बी सी। ए बी सी में हम मैं 30 60 90 थ्योरम यूज कर रहा हूं। ठीक है, 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड हमें कितनी दे रखी है, 30।
तो इट मीन्स ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड कितनी हो जाएगी, 30/√3। जितनी साइड 60 डिग्री के सामने होती है उसको √3 से डिवाइड करने पे 30 डिग्री के सामने वाली साइड आ जाएगी। मतलब BC की लेंथ मेरे पास कितनी आ गई, 30/√3। अब पूरा ट्राइंगल उठाते हैं जी, ट्राइंगल ABP। अब ट्राइंगल ABP के अंदर देखें, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, इसके सामने साइड हमें कितनी गिवन है, 30। तो ये कंप्लीट एंगल 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने कंप्लीट साइड कितनी हो जाएगी, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब सॉरी, BP की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 30 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 30√3। अब हमें चाहिए क्या, CP। तो CP का मतलब क्या है जी, CP कैसे निकलेगी, BP में से अगर मैं BC को माइनस कर दूं। BP कितना है, 30√3 और BC कितना है, 30/√3। तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 30 × 3 90 माइनस 30, तो 60/√3। इसको रैशनलाइज किया, √3/√3, तो ये कितना आ गया, 60√3/3। तो सॉल्व करके आ जाएगा 20√3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, x की वैल्यू हमें गिवन है √3 + √2। हमें वैल्यू निकालनी है x + 1/x की। तो सिंपल, सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू निकालते हैं जी। 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 + √2। अब सर्ड को खत्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके ये क्या बन जाएगा, √3 - √2। तो कितना आ गया, √3 - √2 अपॉन a + b × a - b, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे आता है √3 - √2 अपॉन 1। तो 1/x की वैल्यू भी हमें पता चल गई और x की वैल्यू भी। तो x + 1/x चाहिए। x कितना था जी, √3 + √2, और 1/x हमने कितना सॉल्व किया, √3 - √2 प्लस √3 - √2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 2√3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, P + Q की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10, और P × Q कितना है, 5। हमें वैल्यू निकालनी है P/Q + Q/P। अब हमें वैल्यू किस चीज की चाहिए, P/Q + Q/P। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करें एलसीएम लेने पे, तो PQ हमारा एलसीएम होगा और ये कितना बनेगा, P² + Q²। ठीक है। अब PQ की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, 5। अब वैल्यू अगर हमें चाहिए तो किसकी चाहिए, P² + Q², और वो कहां से निकलेगी, इसकी स्क्वायरिंग करने पे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं जी, P + Q 10 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे ये क्या बन जाएगा, P + Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 100 आ गया। अब PQ की वैल्यू में गिवन है जी, कितनी गिवन है, 5। तो P² + Q² + 2 × 5 इज इक्वल टू 100। तो ये कितना आ जाएगा, P² + Q², ये 10 होगा, 10 उधर जाके माइनस होगा, कितना बना देगा, 90। तो हमें P² + Q² भी पता चल गया, कितना आया जी, 90, और PQ हमें पहले से ही पता है कितना है, 5। तो ये वैल्यूज दोनों यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो 90/5 करेंगे, कितना आ जाएगा जी, हमारा आंसर 18। तो करेक्ट आंसर होगा जी, ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। नेक्स्ट, a + 1/a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, √3। तो हमें वैल्यू चाहिए a⁶ - 1/a⁶ + 2। ठीक है। अब एक चीज दोस्तों आपको याद रखनी है जी, अगर a + 1/a की वैल्यू √3 है, अगर ये चीज गिवन है, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि a⁶ हमेशा -1 के बराबर ही आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको ये चीज याद रही तो ये क्वेश्चन आपका विदिन 5 to 6 सेकेंड्स होगा। हमें a⁶ पता चल गया जी, कितना आ गया, -1। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो -1 + 2, तो ये कितना बन गया, -1 + 1 + 2। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन सेकंड। तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। अगर आपको बस यही चीज याद रखनी है कि अगर a + 1/a किसके इक्वल है, √3, तो a⁶ की वैल्यू कितनी होगी, -1। या हम ये भी याद रख सकते हैं कि a⁶ -1 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी होंगी। इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी।
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने टी क्यू आर ड्रॉ किया एक स्क्वायर के अंदर पी क्यू आर एस। तो हमारे पास एक स्क्वायर है जी पी क्यू आर एस। पहले तो स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे लिए स्क्वायर है, ठीक है जी, पी क्यू आर एस, ठीक है जी। इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया टी क्यू आर, ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जी, मतलब सारी साइड्स बराबर होंगी। मान लो ये टी क्यू आर है। हमें वैल्यू ऑफ एंगल बतानी है जी पी टी एस, मतलब ये ज्वाइन करके ये वाला एंगल हमें बताना है, ये वाला एंगल, ठीक है जी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्यू टी आर, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60, और ये भी कितना होगा 60, ये हमें पता चल गया, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर ये एंगल की बात करें, ये कितना बचेगा 30, ये भी कितना बचेगा 30, क्योंकि स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री होता है। अब ये जो साइड है, साइड पी क्यू और साइड क्यू टी, ये दोनों बराबर होंगी जी, क्योंकि क्यू टी आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल की ट्राइंगल की जो साइड है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है जी। तो इसका मतलब पी क्यू और क्यू टी बराबर हो गए, जिसके कारण ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है जी। अब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये एंगल कितने कितने होंगे 75 ईच, क्योंकि टोटल 150 है जी इन दोनों का। 30 ये हो गया, बचा 150, तो ये 75 ईच हो गए। सिमिलरली ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है एस टी आर, इसमें भी ये एंगल कितने कितने के आ जाएंगे 75 ईच। तो अभी मेरे को 4 में से 3 एंगल्स पता लग गए जी एक पॉइंट के, ठीक है। तो जो फोर्थ एंगल है वो कितना होगा, माइनस कर देंगे जी 360 में से, 360 में से माइनस किया 75 प्लस 75 प्लस 60, तो 360 माइनस 210 कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एबीसी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ट्राइंगल कौन सी होगी। अब इस इक्वेशन पे फोकस करो जी सारा। ये चीज कब पॉसिबल है, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा तो हम इसको ये चीज को रिप्लेस करके ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ये चीज को रिप्लेस करके बी स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको रिप्लेस करके सी स्क्वायर, मतलब ये चीज इक्वेट हो गई। तो जब तीनों ही साइड्स इक्वल हो जाएंगी ट्राइंगल की, तो वो ट्राइंगल कौन सी होगी जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, जिनका दोनों का रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और वो कितना है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर जी, ठीक है। अभी हमें डिस्टेंस भी पता है, डिस्टेंस कितना है जी दोनों के बीच 10, तो 10 का स्क्वायर, और रेडियस दोनों का 3 है, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, तो 100 माइनस 36 का स्क्वायर रूट करेंगे, रूट 64 आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा 8 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल कितना है 56 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कितना गिवन है 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज निकालनी है जी हमें, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन के थ्रू करना प्रेफर करूंगा, ठीक है जी। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं, हाइपोटेन्यूज निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जी 7, 24, 25 का, और तीनों ही साइड्स मेरे को यहां पे ऑप्शन में दिख रही हैं। तो हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो ऑब्वियस है कि हाइपोटेन्यूज इनमें से कौन सा हो सकता है 25 ही पॉसिबल होगा। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज को 25 मान लूं तो बाकी दो साइड्स क्या होगी, परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 24। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर निकाल के देखो जी इन तीनों के साथ, पेरीमीटर कितना बन रहा है 25 प्लस 24 प्लस 7 56 बन रहा है। इट मीन पेरीमीटर तो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है इससे। अब एरिया भी निकाल के देख लेते हैं जी। एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हमारे लिए 24 और हाइट कितनी है 7, तो एरिया भी कितना आया 84। तो इट मीन्स ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर बाय ऑप्शन जाएं तो मेरा करेक्ट आंसर सीधा सीधा कौन सा बनता है जी, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा, 25 मेरा हाइपोटेन्यूज रहेगा।
तो ऑप्शन यूज करना दोस्तों, ऑप्शंस ही ऐसी हैं कि उन्होंने पाइथागोरन ट्रिपलेट दे रखा ऑप्शंस में, तो हम देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए गिवन है 30, बी गिवन है 60, तो ऑब्वियस है सी का बताना। अब देखो जी, एक एंगल 30 है, दूसरा एंगल 60 है, तो सी कितना बचा, 90 ही होगा। और 90 का मतलब क्या होता है जी, पाई/2। पाई की वैल्यू कितनी होती है जी, 180 डिग्रीज। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180/2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 90। नेक्स्ट, कॉस थीटा प्लस सीकेंड थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2। तो हमें वैल्यू निकालनी है कॉस 6 थीटा प्लस सीकेंड 6 थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब कॉस थीटा और सीकेंड थीटा एक दूसरे का रिवर्स है, ठीक है जी। तो इन दोनों की वैल्यू 1 कौन से डिग्री पे होती है, तो थीटा कितना होता है जहां पे इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है, वो होती है जी कौन से एंगल पे, 0 डिग्री पे, ठीक है जी। तो थीटा हमारे लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि कॉस 0 1 होता है और सीकेंड 0 भी कितना होता है, 1 होता है। तो 0 पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हमें क्या बताना है जी, कॉस 60 प्लस सीकेंड 60, तो दोनों ही 0 है तो 1 ही रहेगा जी, तो 1 + 1 कितना होगा, 2। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन है जी, जिसके अंदर हमें एक पाई चार्ट गिवन है जी, जिसमें 360 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है। हमें पाई चार्ट सॉल्व करके बताना। अब देखो जी, सबसे अच्छी बात, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 360 स्टूडेंट्स, और जो डिग्री मेजर का टोटल होता है वो भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है जी। तो ये क्वेश्चन में हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली हमें डेटा दे दिया। ये जो 162 डिग्री है, इट मीन्स इसमें 162 स्टूडेंट्स हो गए, 108 डिग्री है तो 108 स्टूडेंट हो गए, ये 54 हो गए, ये 36 हो गए। तो डायरेक्टली हमें स्टूडेंट्स की वैल्यू ही गिवन है। तो सीधा क्वेश्चन उठाते हैं। अब क्या बोलता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन सेकंड डिवीजन इज मोर देन दोज इन द फर्स्ट डिवीजन। जो सेकंड डिवीजन में पास हुए वो स्टूडेंट्स कितने ज्यादा हैं फर्स्ट डिवीजन वालों से। अब देखो जी, फर्स्ट डिवीजन में कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं हमें, फर्स्ट डिवीजन में हमें दिख रहे हैं 54 स्टूडेंट्स, 54 डिग्री मतलब 54 ही स्टूडेंट्स होंगे। और सेकंड डिवीजन में हमें कितने दिख रहे हैं, 162, तो 160 स्टूडेंट्स ही होंगे, माइनस कर लेंगे जी, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 108, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा जी सेकंड ऑप्शन। सेकंड, द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू द फेल्ड स्टूडेंट्स, सक्सेसफुल और फेल्ड स्टूडेंट्स बताना। अब देखो जी, फेल कितने हुए, 36 डिग्री फेल, मतलब 36 स्टूडेंट्स फेल हुए। अब देखो जी, 360 में से 36 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, ठीक है जी। 36 मतलब कितने हुए, 10%। अगर 10% स्टूडेंट फेल होंगे तो पास कितने होंगे, 90%। तो यही रेशियो होगी जी फेल और पास की, कितनी होगी, 1:9। हमें बताना क्या है, सक्सेसफुल और फेल्ड की, मतलब सक्सेसफुल पहले है तो 9:1 आएगा जी आंसर, ना कि 1:9, क्योंकि उन्हें सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल पूछा है, तो 9:1 होगा जी हमारा आंसर। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए, जो पिछले में ही निकाला जी हमने पिछले क्वेश्चन में। फेल की डिग्री कितनी है, 36 डिग्री, आउट ऑफ 360, तो कितना परसेंट बनता है जी ये, 10%। तो कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए जी, 10% स्टूडेंट फेल हुए। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए पास इन सेकंड एंड थर्ड डिवीजन, सेकंड और थर्ड डिवीजन में मिला के टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए जी, ये रहा जी सेकंड और थर्ड का डेटा। तो 162 स्टूडेंट्स तो पास हुए सेकंड में, और थर्ड में कितने पास हुए, 108, प्लस कर लो जी कितना आ जाएगा, 270 स्टूडेंट्स हैं जी जो पास हुए सेकंड और थर्ड डिवीजन में। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन में कितने पास हुए जी, 54 डिग्री, 54 डिग्री मतलब 54 स्टूडेंट्स डायरेक्टली। तो करेक्ट आंसर कितना होगा जी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट डी आई आ गई जी हमारे पास, ये एक हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है जी, ठीक है जी, जिसमें हमें एक्सीडेंट बताए गए हैं। इस चीज के एक्सीडेंट बताए गए हैं जी, इन विच 2 व्हीलर्स आर इन्वॉल्व विद द अदर ऑब्जेक्ट। 2 व्हीलर्स के एक्सीडेंट बताए गए हैं बाकी बाकी चीजों के साथ, ठीक है। अब जैसे पहली चीज हमें 2 व्हीलर के साथ एक्सीडेंट बताया 2 व्हीलर का, दूसरे केस में 2 व्हीलर का एक्सीडेंट बताया कार के साथ, 2 व्हीलर का बसेस के साथ, टैंकर और लॉरी के साथ, इस तरह से हमें डिफरेंट चीजों के साथ एक्सीडेंट बताए गए हैं। और ये जो बॉक्स है ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 20। तो सबसे पहले हम इनकी काउंटिंग ही कर लेते हैं जी।
अगर मैं टू व्हीलर की काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.5 मतलब 11.5 बॉक्सेस हैं। तो एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 20, तो 11.5 बॉक्स कितना रिप्रेजेंट करेंगे 230। मतलब टू व्हीलर के साथ कितने एक्सीडेंट हुए 230 एक्सीडेंट। सिमिलरली कार के काउंट करेंगे तो ये बनेंगे 150, बसेस के काउंट करेंगे तो ये बनेंगे 120, ठीक है। टैंकर और लॉरी के काउंट करेंगे तो ये बनेंगे 160, ठीक है। पेडेस्ट्रियंस के काउंट करेंगे तो बनेंगे 40, बाइसिकल्स के काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे 200, स्टेशनरी आइटम्स के काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे 100। अब इन सबका टोटल अगर करेंगे तो टोटल 1000 एक्सीडेंट्स आएंगे हमारे सबको टोटल करके। तो ये डेटा हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, इस डेटा को अपने पास एक बार रफ शीट पे बना लेना है, ताकि ये डेटा बार बार हमें लिखना पड़ेगा, बार बार ढूंढना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम एक बार इसकी सारी वैल्यूज नोट डाउन कर लें अपने पास, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बार बार यूज ना करना पड़े। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। पहला, द डिफरेंस इन परसेंटेज बिटवीन द एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग टू व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। हमें ये बताना है, परसेंटेज डिफरेंस बताना है कौन किसके एक्सीडेंट का, टू व्हीलर एंड टू व्हीलर के जितने एक्सीडेंट हुए और बाकी चीजों के साथ कितने हुए। अब अगर बात करें टू व्हीलर एंड टू व्हीलर्स, कितने एक्सीडेंट हैं जी 230 एक्सीडेंट्स हैं, जिसमें टू व्हीलर और टू व्हीलर इन्वॉल्व है। अब टोटल 1000 एक्सीडेंट हैं और 230 तो टू व्हीलर और टू व्हीलर के हो गए, तो बाकी कितने बचे 770, ठीक है जी। हमें इनका डिफरेंस बताना आपस में, इनका डिफरेंस कितना बन रहा है जी 540, तो इसकी परसेंटेज बतानी है जी, ठीक है जी। कितना बनता है 1000 में से 54%, ठीक है। तो 54%, अब मोर है या ज्यादा है। अब क्या पूछा गया, परसेंटेज बिटवीन टू व्हीलर एंड टू व्हीलर एंड अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिफरेंस अदर से बताना है तो 54 लेस आएगा जी, ठीक है जी। बाकी कितने थे 770, इसके कितने 230, तो कितने कम हुए 540 कम हुए, मतलब 54% कम है जी। तो समझ आया जी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 60% ऑफ द एक्सीडेंट्स आर इन्वॉल्व ड्यू टू, हमें बताना है कि 60% एक्सीडेंट्स किन किन चीजों के साथ हुए। अब 60% वैल्यू, टोटल एक्सीडेंट हमने कितने लिखे थे लास्ट टाइम 1000, ठीक है जी। उसका 60% कितना बनता है 600। तो हमें देखना है इन चीजों में से, बाय ऑप्शन देखना पड़ेगा, इन चीजों में से किसके एक्सीडेंट मिला के 600 होने चाहिए। तो एक बार डेटा दोबारा लिख लेते हैं। टू व्हीलर कितने थे 230, ये थे हमारे पास 150, ये हमारे पास थे 120, ये थे हमारे पास 160, ये हमारे पास 40, ये हमारे पास 200 और ये हमारे पास कितने हैं 100। सबसे पहले ऑप्शन है कार, बसेस, टैंकर, लॉरी और पेडेस्ट्रियन। कार कितने हैं जी 150, बसेस कितनी है 120, टैंकर और लॉरी के कितने एक्सीडेंट है 160 और पेडेस्ट्रियन के कितने हैं जी 40। तो इनको प्लस करने पे अगर 600 बन गया तो ये हमारा आंसर होगा 200, ये हो गया जी, ठीक है जी, और 270 ये हो गया। तो 200 और 270 470, तो पहला ऑप्शन तो नहीं बन रहा जी। सेकंड ऑप्शन देखते हैं जी, कार, टैंकर, लॉरी। कार कितने थे जी 150, टैंकर लॉरी के कितने एक्सीडेंट हैं 160। तीसरा केस है बाइसिकल, बाइसिकल के कितने एक्सीडेंट हैं 200, ठीक है जी, और स्टेशनरी के कितने हैं 100। इन सबको जोड़ने पे कितना 300 400 500 500 और 110, 610 बन रहा है जी। इट मीन 61%, ये भी नहीं बन रहा जी, तो सेकंड भी एलिमिनेट हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन, टू व्हीलर्स, कार्स, बसेस और स्टेशनरी। टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट कितने हैं जी 230, कार्स के कितने हैं जी 150, ठीक है जी, बसेस के कितने हैं 120 और स्टेशनरी व्हीकल्स के कितने हैं 100। इनको जोड़ते हैं जी, 230 और 150 कितना हो जाएगा 380, 380 और 120 कितना हो जाएगा 500 और 100 कितना हो जाएगा 600। मतलब ये बन रहा है जी 60%। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सी होगी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, if the data of the bar diagram is represented by a pie chart and the angle of a sector of a pie chart is 36 degree, then sector represent a accident involving। अब इस डेटा को अगर पाई चार्ट में कन्वर्ट करें तो 36 डिग्री जो है कौन सा एलिमेंट शो करेगा। अब 36 डिग्री पाई चार्ट में कितने परसेंट होता है जी 10%। तो हमें बताना है कि 10% एक्सीडेंट कौन से केस में थे। अगर हम डेटा को ध्यान से देखें, पहले जो हमने डेटा लिखा था स्टेशनरी व्हीकल्स के साथ कितने एक्सीडेंट थे 100 और टोटल एक्सीडेंट कितने थे 1000।
तो ये 10% वैल्यू बन रही है जी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेशनरी व्हीकल्स, करेक्ट ऑप्शन 4। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एक्सीडेंट इन विच पेडेस्ट्रियन एंड साइकिलिस्ट आर इन्वॉल्व। पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट के जो एक्सीडेंट है उनका टोटल बताना है। पेडेस्ट्रियन के कितने बन रहे थे? 40, और बाइसिकल वाले कितने थे हमारे पास? 200। तो 240 एक्सीडेंट है जी जिनमें ये दोनों चीजें इन्वॉल्व है आउट ऑफ 1000। तो कितने परसेंट बनेगा? 24% बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, the percentage by which the accident involving buses is less than the accident involving tanker and lorry। बसेस वाले एक्सीडेंट टैंकर लॉरी से कितने कम है? अब बसेस वाले एक्सीडेंट कितने थे जी हमारे पास? 120, और टैंकर लॉरी वाले कितने थे? 160। तो कितने कम है जी? 40। तो करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा था जी हमारे लिए। तो डेटा को बार बार लिखने की बजाय बेटर है कि हम एक बार सारा का सारा डेटा अपने पास नोट कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस हमारे इजीली सॉल्व हो जाएं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया, शॉर्टकट्स के थ्रू किया, ऑप्शंस के थ्रू किया और कॉन्सेप्ट्स के थ्रू भी किया। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में किसी तरह का भी कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकता है। मैं उनको वो अलग से वीडियो या अलग से किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन उनको समझा दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पर उनको ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं, तो उनको कृपया रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छी वीडियोस बनाने का। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि हम जल्दी ही, बहुत जल्दी जुलाई के फर्स्ट वीक से पंजाब के एग्जाम्स को लेके एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज। जैसे ये सीजीएल को लेके एक रिवीजन सीरीज चल रही थी, अब पंजाब के एग्जाम्स को लेके भी रिवीजन सीरीज होगी, जैसे जिसमें हमारा मेन टारगेट रहेगा पंजाब पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट्स पंजाब पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और वो हमारे अच्छे से अपनी रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम 9th लेक्चर कवर करेंगे एसएससी सीजीएल सीरीज, रिवीजन सीरीज का।